जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में, अर्थात जनसंख्या परिवर्तन के बारे में। जनसंख्या परिवर्तन जो किसी की भी आर्थिक प्रगति और सामाजिक उत्थान की हमें जानकारी देता है। और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे भी किस प्रकार से जनसंख्या में ग्रोथ होती जा रही है, कितने टाइम में ये दुगनी होती जा रही है, और साथ में ही पढ़ेंगे भी इस जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने के मुख्य कारण क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा से भी क्या होती है। ये समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। समय के दो अंतराल, ये समय के दो अंतराल कोई भी हो सकता है, 1 वर्ष हो सकता है, 5 वर्ष हो सकते हैं, 10 वर्ष हो सकते हैं। जैसे कि भारत की अगर मैं बात करूं तो हर 10 वर्ष के बाद यहां पर जनगणना होती है। तो यहां हमारे भारत के संदर्भ में कितना अंतर हो जाएगा, 10 वर्ष का अंतर है वो हो जाएगा। तो समय के दो अंतरालों के बीच कोई भी क्षेत्र है उसके अंदर कितनी जनसंख्या में चेंज आ रहा है वही ग्रोथ होती है। एक उदाहरण से समझते हैं भी जनसंख्या ग्रोथ को हम कैसे निकालते हैं। इंडिया के आंकड़े लिए हैं मैंने, एक आंकड़ा लिया है 2011 का जो सबसे लास्ट जनगणना अभी हुई है, अब अगली जनगणना होनी बाकी है। 2011 में जो जनसंख्या थी वो 121.01 करोड़ थी। ये प्रोविजनल डाटा है, फाइनल डाटा है वो नहीं है। और इससे पहले 10 साल पहले 2001 में जनगणना हुई, उस टाइम जनसंख्या थी 102.86 करोड़ थी। तो दो समय अंतरालों के हमने आंकड़े लिख लिए, सबसे पहले लास्ट वाले फिर उससे पहले वाले। अब इन दोनों का अगर अंतर करें तो अंतर आता है 18.15 करोड़, यानी 10 सालों के अंदर भारत के 18.15 करोड़ लोगों की ग्रोथ है वो यहां पर हो गई। तो ये संख्यात्मक आंकड़ा आपके पास आ गया जिसे निरपेक्ष संख्या कहा जाता है, यानी संख्यात्मक रूप से कितनी ग्रोथ हुई वो हम दो जनगणनाओं के अंतर से निकाल सकते हैं। दूसरा आता है अगर हमसे कोई परसेंटेज में पूछे भी, ग्रोथ रेट पूछ ले, जैसे क्योंकि भारत में 10 साल से होती है तो दशकीय वृद्धि दर आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज में कैसे निकालोगे। तो सेम इन्हीं आंकड़ों को काम में लेना है, इन दोनों का अंतर ऊपर लिख देना है। और अब जो जनगणना के आंकड़े हम ले रहे हैं वर्तमान वाले, उससे पहले जो जनगणना हुई उसके आंकड़ों का भाग देना है। तो इन दोनों का अंतर 18.15 हुआ और पीछे वाली जो जनगणना है वो 102.86, क्योंकि इसी के अंदर तो ये इतने बड़े हैं तो उसको नीचे लिखना है और गुणा में 100 लगा देना है। कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास जो 10 सालों की ग्रोथ रेट आ जाएगी वो आएगी 17.64%। तो दशकीय वृद्धि दर इसको कहा जाता है। एक चीज यहां मैं आपको और बता दूं, आपको यह भी ध्यान रख लेना है भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी, ये तो 10 सालों की है भी, 10 सालों में इतनी ग्रोथ हो रही है, यानी 17.64% पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है 10 साल में। अब आती है भी एक साल में कितनी बढ़ रही है, तो एक साल में बढ़ रही है 1.64%। अब हो सकता है आप बच्चों के दिमाग में आए कि जब 10 साल में इतनी बढ़ रही है तो एक साल की निकालने के लिए क्यों न हम इसी के अंदर 10 का भाग दे दें भी, 17.64 है और इसमें 10 का भाग दे दें, उत्तर 1.764 आ जाएगा और हो गया। फिर यहां पर ये 1.764 क्यों नहीं आ रहा, देखिएगा इस वार्षिक वृद्धि दर को निकालने के लिए एक चर घातांकी गणितीय फॉर्मूला है वो लगाया जाता है। उसको निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग और जटिल है। तो यहां सिर्फ आप ये ध्यान रखिए, जो आप फील करोगे ना यहां पर जो वार्षिक वृद्धि दर है उससे थोड़ी कम मिलेगी आपको। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लें भी दशकीय वृद्धि दर इंडिया की 17.64% है और एक साल की करें यानी वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% है। ये जनसंख्या वृद्धि जो होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है
और नेगेटिव भी हो सकती है। यानी ग्रोथ है, जो परिवर्तन है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन से हैं। आपको याद है पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको 3 चीजें समझाई थी। एक तो बताया था CDR, CBR और तीसरा माइग्रेशन के बारे में। तो वही इसके घटक हैं। जन्म दर यानी अशोधित जन्म दर कह दें, CBR मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर CDR, ये दोनों ही प्राकृतिक घटक होते हैं, नेचुरल है ये चीज। और तीसरा आता है प्रवास, जिसमें आपने आप्रवास जो आ रहा है, उत्प्रवास जो जा रहा है, उनके बारे में समझा। ये प्रवास जो होता है ये मोटिवेटेड होता है, यानी कोई न कोई चीज इसको प्रेरित करती है किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए। वो कारण चाहे रोजगार हो सकता है या शादी हो सकती है। जैसे अक्सर आप देखो इंडिया के अंदर जो शादी के बाद महिलाएं हैं वो दूसरी जगह पर चली जाती है, तो वो भी एक माइग्रेशन ही है, प्रवास ही है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख घटक होते हैं जिसकी वजह से चेंज आता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब इनके आधार पर हम जनसंख्या वृद्धि की कुछ शब्दावलियों को और सीखते हैं, समझते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ। देखिएगा प्राकृतिक वृद्धि, वापिस आप यहां देखिएगा जनसंख्या वृद्धि के नेचुरल प्राकृतिक घटक कौन से हैं, CBR और CDR यानी जन्म दर और मृत्यु दर, या सिर्फ जन्म और मृत्यु कह दीजिए। तो जन्म और मृत्यु वो नेचुरल घटक है। तो यहां आप समझ जाएंगे भी किसी की प्राकृतिक ग्रोथ निकालने के लिए पॉपुलेशन में आपको जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़ों का इस्तेमाल है वो करना है। तो जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वही जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। यहां अगर जन्म दर अधिक होगा या इन दोनों का जो अंतर है वो ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ भी ज्यादा है, यानी ज्यादा जनसंख्या है वो बढ़ रही है या घट रही है। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से प्राकृतिक वृद्धि है वो निकाली जाती है। दूसरा आता है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई। जब बात एक्चुअल की आएगी ना तो ध्यान दीजिए आप इस तीसरे घटक को भी शामिल करेंगे, प्रवास, माइग्रेशन, और इसमें भी इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन दोनों इस्तेमाल आपको करने हैं। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, जब जन्म दर या जन्म कह दें सिर्फ, जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवास और उत्प्रवास, इन चारों का जो अंतर है वो वास्तविक वृद्धि कहलाएगा। आपको मैं समझा चुका हूं, आप्रवास कोई आता है बाहर से, उत्प्रवास जो कोई बाहर जाता है, जब बाहर चला जाएगा तो उसको घटा देना है। ध्यान रखिए यहां उत्प्रवास से पहले माइनस चिन्ह है, यानी जब व्यक्ति किसी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको वहां काउंट नहीं करना है, तो माइनस उत्प्रवास कहेंगे। और बाहर से कोई अपने क्षेत्र में आ रहा है, देश में आ रहा है, तो प्लस लगाना है। तो जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। जब इसके आधार पर जनसंख्या की ग्रोथ निकालते हैं तो वो एक्चुअल ग्रोथ होती है। नेचुरल ग्रोथ में सिर्फ जन्म और मृत्यु की बात होती है, उन दोनों का अंतर। और एक्चुअल की बात करें तो साथ में माइग्रेशन यानी आप्रवास को प्लस दिखाना है और उत्प्रवास को आपको माइनस में दिखाना है, तब वो एक्चुअल ग्रोथ आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद अगली परिभाषा के रूप में क्या जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है। धनात्मक वृद्धि का क्या मतलब होता है, जब 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या बढ़ जाती है। जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। अब धनात्मक वृद्धि कैसे हो सकती है, धनात्मक वृद्धि अगर जन्म दर बढ़ जाता है या मृत्यु दर कम हो जाता है। जन्म दर बढ़ेगा तब भी ग्रोथ हो जाएगी, या मृत्यु दर कम हो जाएगा तब भी ग्रोथ है वो पॉजिटिव रहेगी। या कोई बाहर से व्यक्ति अपने यहां उस क्षेत्र में आ गया यानी आप्रवास हो गया है, तो जन्म दर बढ़ने से और आप्रवास होने से जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है। अब बात करते हैं ऋणात्मक वृद्धि, नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है। जब जनसंख्या में 2 समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या घट जाती है, यानी जन्म दर कम हो जाता है या मृत्यु दर बढ़ जाता है या व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, उत्प्रवास हो जाता है, तब जनसंख्या में नेगेटिव ग्रोथ है वो होती है। तो ये था अब तक का सिर्फ एक पारिभाषिक रूप से 2 समय अंतरालों के बीच में क्षेत्र में जितना परिवर्तन होता है वो ग्रोथ है।
और भारत का एक एग्जाम्पल लिया 10 साल की जनगणना के आधार पर आंकड़े मैंने वो लिए हैं जो अपने सेकंड बुक में काम आएंगे, वो आंकड़े। यहां आपकी जो आंकड़े दिए हैं उसमें थोड़ी सी पॉइंटों के बाद में अलग तरीके से लिखा है, लेकिन आप इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से कीजिएगा क्योंकि आगे आपको यही काम आएंगे उदाहरण के रूप में भी। तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे और ये संख्यात्मक रूप आ गया। प्रतिशत में व्यक्त करना हो तो जो अंतर आ गया उसमें पीछे वाली जनगणना का भाग देके गुणा 100 लगा देंगे। वार्षिक वृद्धि दर इंडिया की 1.64% और जनसंख्या वृद्धि के इन तीनों घटकों के आधार पर कुछ परिभाषाएं बन गई, उनको बता दिया। भी प्राकृतिक ग्रोथ में जन्म और मृत्यु की बात की जाती है, जबकि वास्तविक में हम प्रवास को भी शामिल कर लेते हैं। बढ़ रही है तो कह देंगे पॉजिटिव है और पॉपुलेशन घट रही है तो कह देंगे जनसंख्या जो वृद्धि है वो नेगेटिव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के ऊपर, ट्रेंड्स के ऊपर, जिसमें कैसे जनसंख्या बढ़ती है, कितने टाइम में दुगनी हो जाती है और उसका जो स्थानिक प्रारूप है उसको समझते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। सबसे पहले तो आप ये समझें भी प्रवृत्तियां क्या होती है। प्रवृत्तियों को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेंड्स। जैसे आपने देखा होगा ना भी यूट्यूब के ऊपर या ट्विटर के ऊपर क्या चीज ट्रेंड कर रही है, यानी किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है। आज वो चैनल कहाँ है, 10 दिन बाद कहां जाएगा, उसके बाद कहां जाएगा। तो ये चीज किसी चीज के ग्रोथ होने को ही कहते हैं प्रवृत्तियां। या सामान्य भाषा में कह दूं भी हम विश्व जनसंख्या वृद्धि की खासियत यानी विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईसवी सन से पहले चले जाते हैं, यानी ईसा पूर्व की बात करते हैं। तो 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व दुनिया की जनसंख्या मानी गई 50 लाख। आइडिया था भी हाँ 50 लाख के आसपास जनसंख्या है वो रही होगी, एक अनुमान है। उसके बाद बात करें जब ईसवी सन स्टार्ट हो गया, ईसवी सन की पहली जो सदी है, शताब्दी, वहां आइडिया जो था वो 30 करोड़ का था, यानी 30 करोड़ जनसंख्या है वो हो गई। ये दो बात तो पुराने टाइम की हो गई भी। ईसा से पहले आइडिया ले लिया और ईसवी पर स्टार्टिंग पर हमने एक आइडिया ले लिया। अब हम आधुनिक काल से जो 1650 ईस्वी के आसपास से स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो 1650 में आप देखिए 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 50 करोड़। उसके 100 साल बाद 1750 ईस्वी के अंदर 55 करोड़। अब एक समझिएगा, ये 1750 लिख दिया तो इसका मतलब यहां सिर्फ एग्जैक्ट ये नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमें तो टॉपिक समझना है इस चीज को। 1750 में 55 करोड़ हो गई और 1830 के अंदर देखिए आप, 1830 के अंदर जनसंख्या 100 करोड़ हो गई। और 100 करोड़ को क्या कहेंगे, 1 अरब। तो 1830 में 1 अरब हो गई, 1930 में 2 अरब हो गई, 1960 में 3 अरब, 1975 में 4 अरब, 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब और 2011 में 7 अरब हो गई। और अनुमान भी लगा दिया है आगे के लिए कि 2025 ईस्वी के अंदर 8 अरब जनसंख्या होने की उम्मीद है विश्व जनसंख्या में। तो इस प्रकार से जनसंख्या ग्रोथ करती रही। हम इस पर भी बात करेंगे भी ये ग्रोथ इसी तेजी से किस प्रकार हुई, क्या कारण रहे होंगे। उससे पहले एक टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं भी कितने टाइम में है वो जनसंख्या डबल होती जा रही थी। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं 1830 ईस्वी से। आप 1830 पर देखें भी जो आइडिया लगाया गया 1830 का, हालांकि 1804 के आसपास ही हो गई थी 1 अरब। तो 1830 1 अरब हो गई, 100 करोड़ जनसंख्या हो गई। 1 अरब से 2 अरब होने में कितना टाइम लगा, ये 1830 ये 1930, तो 100 साल लग गए। 1 अरब से 2 अरब अंदर होने के अंदर जनसंख्या होने में 100 साल लग गए। और 2 अरब से 3 अरब होने में कितना टाइम लगा, देखो ये 30 से 60 यानी 30 वर्ष लग गए। 30 वर्ष में 2 से 3 अरब हो गई विश्व की जनसंख्या।
फिर बात करें 3 अरब से 4 अरब, 1 अरब और बढ़ गई, यानी 100 करोड़ और बढ़ गए। वो कब बढ़ गए? 1975 के अंदर। तो 1960 से 75 चलेंगे तो कितना हो गया? 15 वर्ष हो गया। 15 वर्ष में हो गई। पहले 100 में डबल हुई, फिर 30 में हुई, अब 15 में हो गई। अब 1987 में 4 से क्या हो गई? 5 अरब। 1975 और 1987 का हिसाब लगाएं तो अंतर कितना आया? 12 वर्ष। 12 वर्ष में 1 अरब और बढ़ गई। उसके बाद आप देखो 5 से 6 अरब होने में 1999 में हुई, तो फिर 12 वर्ष लग गए। तो 12 वर्ष में फिर 100 करोड़ जनसंख्या है वो दुनिया की बढ़ गई। 6 से 7 होने में 2011 है, तो फिर 12 वर्ष लग गए। और आगे भी यही आइडिया है कि लगभग 10 से 12 साल के अंदर जनसंख्या फिर 100 करोड़ दुनिया की बढ़ जाएगी। तो 100 पहले 100 वर्ष में 1 से 2 हुई, फिर 30 वर्ष में ही हो गई, फिर 15 में ही हो गई, और अब हर 12-12 साल से 100 करोड़ जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। देखिए कितना कहानी किस प्रकार से बढ़ रही है। यानी जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या वृद्धि का जो ये चैनल है ये कितना ट्रेंड कर रहा है दुनिया में, कितना ग्रोथ कर रहा है आप सबके प्रेम से। अब बात करते हैं भी ये इतनी ग्रोथ तेजी से किन कारणों से होने लगी। तो देखिएगा स्टार्टिंग में क्या हुआ, आधुनिक काल जब आया 1650 से 1750 इसके आसपास की बातें करें तो व्यापार स्टार्ट हो गया और औद्योगिक क्रांति आ गई थी। औद्योगिक क्रांति से लोगों को रोजगार मिलने लग गया। रोजगार मिला तो उन्हें लगा भी हाँ अब अगर घर के मेंबर ज्यादा भी होंगे तो मैं पाल लूंगा। तो दे धनादन पॉपुलेशन बढ़ने लगी, क्योंकि उनको लगता था भी मैं पाल सकता हूं। तो अब उसके बाद और तेजी से बढ़ी, भी कम टाइम में ही बढ़ने लगी। 100 करोड़ 15 साल में, कहीं 12 साल में, कहीं अब आगे तो ये अनुमान है भी 10 साल में भी हो सकती है। तो ये किस वजह से हो रहा है? अब तेजी से जो ग्रोथ हो रही है, देखिएगा औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होना। साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती गई वैसे वैसे पॉपुलेशन में ग्रोथ है वो तेजी से होती गई। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे मृत्यु दर में कमी आई। मृत्यु दर में कमी क्यों आई? क्योंकि चिकित्सा सुविधा में सुधार हो गया, हॉस्पिटल की सुविधा बढ़ गई, और साथ में ही महामारियों से बचाने के लिए टीकाकरण हुआ, वैक्सीनेशन हुआ। जैसे अब कोविड को लेकर चल रहा है, कोरोना का जो इंजेक्शन बनाए गए हैं वो लगाए जा रहे हैं ताकि महामारी से लोगों को बचाया जा सके। तो ये भी साइंस और डेवलपमेंट की वजह से हो पाया है, ताकि लोगों की डेथ है वो नहीं हो। महामारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन हुआ और स्वच्छता का प्रसार हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तो अब स्वच्छता अभियान चला रखा है, क्योंकि सफाई होगी तो बीमारियां नहीं होंगी, बीमारियां नहीं होंगी तो फिर हम मरेंगे नहीं तो पॉपुलेशन कम नहीं होगी। तो स्वच्छता का भी फैलाव हुआ है, लोगों में समझ आई है सफाई के लिए। उसके बाद बात करें टेक्नोलॉजी से क्या हो गया। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ टेक्नोलॉजी और डेवलप होती जा रही है। उद्योगों और कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी आई जिससे प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, ग्रोथ हो रहा है। नई नई सिंचाई की विधियां आ गई, नए नए जो इंस्ट्रूमेंट है वो उद्योगों के अंदर लगे हैं, खेती बाड़ी में नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो यानी वो जनसंख्या का आसानी से पोषण है वो उससे हो सकता है। तो इन कारणों की वजह से, यानी साइंस और डेवलपमेंट के कारण ही पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ है वो इतनी तीव्र गति से होती जा रही है। तो ये था आज का अपना बहुत ही प्यारा सा टॉपिक भी, जनसंख्या वृद्धि क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी शब्दावलियां क्या है, तो उसके घटक कौन से हैं, और विश्व जनसंख्या की जो प्रवृत्तियां, ट्रेंड्स क्या है, कब कितनी जनसंख्या थी उसके बारे में हमने आज ये बात की है। एक और बात बताऊं, 1 करोड़ जनसंख्या होने में दुनिया की 10 लाख से भी अधिक समय लग गया था। 10 लाख से अधिक टाइम के बाद 1 करोड़ हुई थी, लेकिन उसके बाद तो बहुत तीव्र गति से ये जनसंख्या ग्रोथ है वो होने लग गई। एक चीज आप यहां और समझ लीजिएगा, जनसंख्या की जो अधिकतर जो ग्रोथ हुई है वो विकासशील देशों में हुई है, यानी जो अभी इकोनॉमिक रूप से ग्रो कर रहे हैं उनमें हुई है।
यानी वहां पर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या है वो बढ़ रही है, जबकि विकसित देशों में, विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि बहुत कम हो रही है। जैसे यूरोप की बात कर लें, उत्तरी अमेरिका की महाद्वीप की बात कर लें, तो यहां पर ग्रोथ कम हो रही है। ये डेवलप्ड कंट्री है और जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास भी, एक तरफ ग्रोथ बढ़ रही है, दूसरी तरफ उसके इकोनॉमिक रूप से यानी इनकम के हिसाब से देखें तो हालत खराब होती है। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कम होता चलेगा। देखिएगा, जब दोनों बैलेंस में हैं, भी जितने पॉपुलेशन है उतने ही संसाधन हैं, अच्छे से उनका उपयोग हो रहा है, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इनकम के जो सोर्सेस हैं वो कम होते जाएंगे। कारण है क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से भोजन की कमी आ जाएगी, आवास की समस्या आ जाएगी, रोजगार की समस्या आ जाएगी। जब प्रति व्यक्ति की इनकम कम हो जाएगी तो उसका जीवन स्तर है वो बहुत ही निम्न हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ने से नगरों और शहरों में गंदगी बढ़ जाएगी, गंदगी बढ़ेगी तो बीमारियां बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेगी तो हॉस्पिटल के ऊपर दबाव आएगा और वो सारा सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। जिस प्रकार कई बार हम कोरोना के दौरान भी ये सिचुएशन देखी थी, लेकिन साइंस ने अच्छी डेवलपमेंट की और आज हम उसकी दवाई बनाकर उस महामारी से बचने के रास्ते पर आ गए हैं और हम कामयाब हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें भविष्य में भी इसी प्रकार से अवेयर रहना जरूरी है। तो इसलिए जनसंख्या ग्रोथ है वो हिसाब से ही होनी चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसियां हैं वो भी बनाती है। तो चलिए अगले वीडियो सेशन में उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे भी, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और साथ में हम माल्थस के सिद्धांत के ऊपर भी बात करेंगे। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।